सभी जन को राम राम जी। मैं हूँ मेघा मिश्रा, एक बार फिर से हाजिर हूँ लेकर एक नया टॉपिक आप लोगों के लिए। मेरे चैनल पर आपका बहुत सारा स्वागत है सीबीएसई अपडेट्स बाय मेघा मिश्रा में, जहाँ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ सीबीएसई और एजुकेशन से जुड़ी हुई अलग अलग जानकारियाँ, चाहे हो कोई भी टीचर्स ट्रेनिंग की अपडेट हो, कोई भी टीचर ट्रेनिंग की पोस्ट सेशन क्विज, या फिर कोई भी नेशनल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, अदरवाइज गवर्नमेंट ने किया हो कोई ना कोई इधर उधर का चेंज, तो मैं आपके लिए जानकारी लेकर आती हूँ। तो चलिए इसी श्रृंखला में हम आज की जानकारी की ओर निकल पड़ते हैं और जान लेते हैं कि क्या क्या, बहुत सारी मेरे पास क्वेरीज आई हैं अभी तक कि मैम क्या क्या बोर्ड एग्जाम सिस्टम में चेंजेस होने वाले हैं 2024 में। ये जानना सिर्फ टीचर्स के लिए ज़रूरी नहीं है, ये जानना जो है स्टूडेंट्स के लिए भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी बन गया है, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं। मैम कैसे पेपर होगा, पेपर कैसा आएगा, इवैल्यूएशन कैसा होगा, कितने टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, क्या क्या इंक्लूड किया गया है, क्या क्या जो है हटाया गया है। तो ये सारे सवालों के जवाब आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो चलिए विदाउट गेटिंग डिलेड सीधे चलते हैं हमारे वीडियो की ओर, और मैं एक एक करके आपको पॉइंट वाइज ये सारी चीज़ें ज़रूर समझाऊंगी। तो एंड तक पूरे वीडियो को ज़रूर देखिए सो दैट एक भी पॉइंट आपसे मिस ना हो जाए। लेट्स मूव टू द वीडियो। अगर हम बात करें बोर्ड एग्जाम सिस्टम में चेंजेस के लिए, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भाई एनईपी ने इतना ज़्यादा तहलका मचाया हुआ है हमारी लाइफ में, चाहे वो टीचर्स हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों, क्योंकि इतना बड़ा बदलाव एनईपी जो है लेकर आया है। और एनसीएफ उसको फॉलो करने के लिए नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क भी बनाया गया नया। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत सारा बदलाव लेकर आई हैं, और आज मैं उन्हीं चीज़ों के बारे में आपको बताने भी जा रही हूँ। तो चलिए पहले पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं कि पहला जो चेंज है बोर्ड एग्जाम में, वो सबसे फर्स्ट चेंज जो बहुत ही ज़्यादा ड्रास्टिक भी होने वाला है, बहुत ज़्यादा मेजर चेंजेस के बारे में आज हम बात करेंगे। पहला चेंज जो है वो आप यहाँ पर मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। नो ओवरऑल डिवीजन डिस्टिंक्शन एग्रीगेट विल बी अवॉर्डेड फ्रॉम नाउ। जो 2024 में जो बच्चे बोर्ड एग्जाम्स दे रहे होंगे उनके लिए ये स्पेशली किया गया है कि आपको कोई भी डिवीजन नहीं अवॉर्ड की जाएगी, कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं लगेगी, कोई भी ऑनर्स एग्रीगेट जो एक ग्रेड कुछ रैंक्स लगी जाती है। जैसे कि पहले मान लीजिए अगर आप कुछ बोर्ड्स में देखें तो 70 से ऊपर या 80 से ऊपर सीबीएसई फॉलो करता है कि 80 से ऊपर होता है तो भाई डिस्टिंक्शन उनको दी जाती है, अलग से लिखा जाता था कि वहाँ पर डी का मतलब डिस्टिंक्शन, और रैंक भी आपकी वहाँ पर रखी जाती थी कि फर्स्ट है सेकंड है। एग्रीगेट्स कई बार आपको बोर्ड्स में देखने को मिलते थे, अलग अलग बोर्ड्स में एग्रीगेट्स भी फॉलो करते थे। तो अब ऐसा आपको देखने को बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल नहीं मिलेगा। आपको डिवीजन नहीं बताई जाएगी, डिस्टिंक्शन नहीं लिखा जाएगा, एग्रीगेट नहीं दिया जाएगा। क्यों क्या है इसका पर्पस? देखिए इसका पर्पस ये है कि बच्चे कई बार होते हैं ना, जिन बच्चों के पेपर में, जिन बच्चों के रिपोर्ट कार्ड में डी लग गया, दे तो आर वेरी हैप्पी, है ना, बहुत खुश होते हैं वो बच्चे तो। बट उनका क्या, जो मान लीजिए 79.5 किसी बच्चे का कुछ स्कोर किया बच्चे ने, देन वॉट ही विल डू, भाई वो सोचेगा कि 0.5% अगर मेरी आ जाती तो मेरी डिस्टिंक्शन बन जाती, है ना। तो वो सोचेगा, इसको वो कहीं गलत मोटिवेट ना हो जाए, डिमोटिवेट ना हो जाए इस चीज़ को लेके कि भाई 0.5% से मैं रह गया, मुझे भी डिस्टिंक्शन लग जाता तो क्या होता। तो ऐसे करके मन में बच्चे कोई भी ऐसी चीज़ अपने मन में, उनके मन में घर ना कर जाए, सो दैट वो डीमोटिवेट हो अपने आगे के फ्यूचर के लिए। तो फॉर दिस पर्पस इस सिस्टम को बिल्कुल ही कर दिया गया है बैन। अब से आपको रिपोर्ट कार्ड्स में कोई भी डिवीजन, कोई भी डिस्टिंक्शन, कोई भी एग्रीगेट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये आपका हुआ पहला मेजर चेंज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स जो कि एनईपी ने किया है फॉर 2024 स्टूडेंट्स, ठीक है। चलिए अब चलते हैं हमारे आज के दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरे पॉइंट पे जाने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी कि मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लेकर आती रहती हूँ। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक ज़रूर करके जाइए, क्योंकि उससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि मैं आगे आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर आती रहूँगी। चलिए चलते हैं हमारे आज के दूसरे पॉइंट की ओर। तो जो हमारा दूसरा पॉइंट है वो कहता है, क्या कहता है भाई, कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं वो इंक्लूड किए जाएंगे बोर्ड एग्जाम्स में। अभी भी हो रहे थे,
आपका सबसे पहला क्वेश्चन ये होगा कि मैम अभी भी हो रहे थे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, तो अंतर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस, क्या डिफरेंस दिया गया है। तो आज मैं आपको डिफरेंस भी बता देती हूँ। देखिए, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस जिनको अभी भी इंक्लूड किया जा रहा था बोर्ड एग्जाम्स में, पर अब क्या किया गया है, अब उनकी संख्या को चेंज किया गया है, संख्या या परसेंटेज को बढ़ाया गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, जिसमें कि 9th-10th के अलग लेवल्स होंगे और 11th-12th के अलग लेवल्स होंगे। चलिए डिस्कस कर लेते हैं एक बार कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जो परसेंटेज है वो कितनी रखी गई है। तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड की जो परसेंटेज है जिसके बारे में बात करें, तो क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स के लिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड या जो प्रैक्टिकल बेस्ड या जो ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे जो कि एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, इंक्लूडिंग MCQs, ये 20% हालांकि MCQs के लिए अलग से भी दिया गया है, बट इंक्लूडिंग उसमें भी 50% में भी आप इंक्लूड कर सकते हैं MCQs। कॉम्पिटेंसी बेस्ड फॉर क्लास 10th आपका रहेगा 50% क्वेश्चंस जो होंगे आपके वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस इसमें इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें क्लास 12 की, देखिए अब अगर हम बात करें, एक मिनट मैं इसको रब कर देती हूँ एक बारी, अगर हम बात करें क्लास 12 की, तो क्लास 12 में कितना परसेंटेज दिया गया है, क्लास 12 में दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए पूरे 40%। ठीक है, तो 40% क्वेश्चंस इस बार टीचर्स को ऐसे रखने हैं जो कि प्योरली कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, प्रोजेक्ट बेस्ड होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड होंगे। ठीक है, इंक्लूडिंग MCQs ऑल्सो। हालांकि MCQs के लिए अगेन मैं फिर रिपीट करती हूँ 20% अलग से दिया गया है, बट इसमें भी आप MCQs को इंक्लूड कर सकते हैं। चलिए, ये तो हुआ हमारा आज का सेकंड पॉइंट जो मैंने आपको बताया कि कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को जो है क्या किया गया है, इंक्लूड किया गया है। चलिए आइए अब बढ़ते हैं हमारे आज के तीसरे पॉइंट की ओर, जो कि कहता है स्पेशल प्रोविजंस जो है वो दिए जाएंगे स्पोर्ट्स या फिर ओलंपियाड पार्टिसिपेंट्स के लिए। अब आप बोलेंगे मैम स्पेशल प्रोविजंस मीन्स व्हाट। अभी तक भी बच्चे स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन दे रहे थे, आज तक भी बच्चे ओलंपियाड में पार्टिसिपेट कर रहे थे और भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ में साथ साथ में पार्टिसिपेशन कर रहे थे। तो इस चीज़ का प्रोविज़न क्या है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर स्पोर्ट्स और ओलंपियाड पार्टिसिपेंट्स के लिए क्या बनाया गया है, क्या उनके लिए ऐसा रखा गया है जो कि बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है, बहुत ही ज़्यादा अलग होने वाला है, जो कि अभी तक नहीं हुआ है। तो देखिए, इसको मैं आपको बताती हूँ, बहुत ही ज़्यादा डीपली इसको समझने की ज़रूरत है। अभी तक भी स्पोर्ट्स होते थे, अभी तक भी ओलंपियाड्स होते थे, येस इट इज़ ट्रू, बट कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो ऐसे बच्चे जो कि स्पोर्ट्स और ओलंपियाड में बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते थे, कहीं ना कहीं वो अपने एग्ज़ाम्स को लैग बिहाइंड कर लेते थे, मतलब उनका छूट जाता था या कुछ ना कुछ उनका कुछ ऐसा प्रोसेस हो जाता था कि वो बहुत ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं हो पाते थे, है ना। और हमारी जो NEP है वो सबसे पहले तो क्या कहती है भाई, सबसे पहले कहती है कि इंक्लूसिविटी बहुत ज़रूरी है, सारे बच्चों को एक साथ एक ही मेन स्ट्रीम में लाकर आपको रखना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मान लिया गया कि स्पोर्ट्स और ओलंपियाड में जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है, वो बच्चे को करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छे से जो है पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज़ में अपना पार्टिसिपेशन दे रहे हैं, वेरी गुड फॉर देयर फ्यूचर। बट व्हाट अबाउट देयर एग्जाम्स, दे कैन नॉट बी फुली इन्वॉल्व इन दीज एग्जाम्स, है ना। कहीं ना कहीं उनके एग्जाम्स पे उतना फोकस वो लोग नहीं कर पाते हैं, या उनके लिए उतना टाइम मैनेज करना उनके लिए बहुत ही ज़्यादा जो है टाइम मैनेजिंग उनकी बहुत ही ज़्यादा उनके लिए मुश्किल हो जाती है। वाई, क्योंकि उन्हें उतने ही टाइम में स्पोर्ट्स और ओलंपियाड भी करना है और साथ साथ में उनको पढ़ाई भी करके सेम डे पर, जैसे नॉर्मल बच्चे दे रहे हैं जो कि नहीं कर रहे हैं पार्टिसिपेट, सेम डेज पे उन्हें जो है अपना एग्ज़ाम भी करना है। तो ये उनके लिए बहुत ही ज़्यादा टफ काम हो जाता है। इसीलिए अब से NEP में ये बताया गया है कि जो बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करेंगे उनके लिए स्पेशल टाइम टेबल बनाया जाएगा, मतलब अलग से स्पेशल प्रोविजंस ऑफ एग्जामिनेशंस फॉर स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड के बच्चों के लिए। तो बेसिकली ये क्या है कि इनके लिए स्पेशल डेट्स, मतलब जैसे कि मान लीजिए CBSE के एग्ज़ाम्स जो हैं वो 15 Feb से शुरू हो गए, तो इन लोगों के जो एग्ज़ाम्स हैं वो शायद थोड़े से बाद में करवाएगा,
जो बोर्ड है वो, जैसे कि जो बच्चे सीबीएसई गेम्स में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और भी स्टेट और नेशनल लेवल पर इनका पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा है, तो उनके लिए स्पेशल अलग से टाइम टेबल बन के आएगा और अलग से उनके बोर्ड एग्जाम्स को कंडक्ट भी कराया जाएगा, सो दैट दे मे गेट प्लेंटी ऑफ टाइम टू प्रिपेयर फॉर देयर एग्जाम्स। तो ये हुई बात हमारी कि स्पेशल प्रोविजंस कौन कौन से रखे गए हैं फॉर स्पोर्ट्स एंड ओलंपियाड पार्टिसिपेंट्स। ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम चलते हैं हमारे आज के 4th पॉइंट की ओर। देखिए, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल, क्रूशियल होने वाला है, क्योंकि आपको ये समझना है कि भाई जैसे तैसे एनईपी को समझते समझते, उसकी टीचर्स ट्रेनिंग लेते लेते, थोड़ा बहुत वेबसाइट से पढ़ते पढ़ते हमने ये साल तो निकाल दिया भाई, हमारा पूरा 2023 तो निकल गया सिर्फ इंट्रोडक्शन में, जिसमें भी हमें मतलब बहुत ज़्यादा कुछ हम उसमें नहीं समझ पाए। बट व्हाट अबाउट 2024? 2023 जो है वो हमारा इंट्रोडक्शन में गया, बट 2024 विल बी द ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। व्हाट? द ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, जिसमें सब कुछ इम्प्लीमेंट जो है वो कराया जाएगा। तब आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए, बेसिक चीज़ें, कि क्या क्या जो है इसकी डिमांड है और क्या क्या हमको इम्प्लीमेंट करना है। भाई जब हमको समझ में आएगा तभी तो हम इम्प्लीमेंटेशन उसका कर पाएंगे। आइए अब देख लेते हैं हमारे आज के 4th पॉइंट को। 4th पॉइंट हमारा क्या कहता है? 4th पॉइंट कहता है कि बोर्ड एग्जाम्स ट्वाइस इन अ ईयर, एक ईयर में 2 बार बोर्ड एग्जाम्स। अब बहुत सारे बच्चों का ये कन्फ्यूजन है कि मैम क्या ये बिल्कुल उसी तरीके से होंगे, या टीचर्स का भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन था, मेरे पास आई थी ये क्वेरी कि मैम क्या ये वैसे ही होगा जैसे कि हाफ ईयरली और एनुअल होता है, और जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होंगे उनका कुछ पार्ट जो है वो फाइनल एग्जाम में भी ऐड होगा, या फिर ये किस तरीके से चलेगा? तो बिल्कुल आज मैं आपकी इन सारी क्वेरीज़ को भी जो है पूरा सॉल्व कर देती हूँ। देखिए, बोर्ड एग्ज़ाम्स का 2 बार होने का मतलब ये नहीं है कि ये हाफ ईयरली जैसा और एनुअल जैसा कुछ सीन होगा। पहली बात तो ये समझिए, ये हाफ ईयरली और एनुअल FA1 SA2 FA2 SA2 ये वाली चीज़ आप अभी फ़िलहाल के लिए एक साइड रख दीजिए। हम बात करते हैं प्रॉपरली बोर्ड एग्जाम्स पे। बोर्ड एग्जाम्स जब 2 बार साल में होंगे, मान लीजिए एक साल में 2 बार बच्चा दे रहा है, ठीक है। अब 2 बार में क्या होगा? मान लीजिए कि अगर किसी बच्चे ने यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए 5 सब्जेक्ट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट्स हैं, तो 5 सब्जेक्ट्स में से अगर मान लीजिए बच्चे ने 4 में बहुत अच्छा किया, बहुत ही अच्छा किया, बहुत अच्छा नहीं 5th में भी उसने बहुत अच्छा किया, मान लीजिए किसी 5 सब्जेक्ट्स के पूरे उसने एग्जाम दिए, ये B1 में बोल देती हूँ इसको, बोर्ड एग्जाम 1, और इसको मैं बोल देती हूँ B2। तो बच्चे ने B1 में 95% लेकर आया, उसने बहुत अच्छा किया। 95% की मैं यहाँ बात कर रही हूँ, अगेन मैं मार्क्स की बात अभी यहाँ पर नहीं कर रही हूँ। 95% लेकर आया बच्चा, पर बच्चे को लग रहा है कि मैम बाकी सब में मेरे 90+ मार्क्स थे, बट एक कोई ऐसा सब्जेक्ट था जिसमें मेरे 85 मार्क्स हैं, तो अब मैं क्या करूं? भाई क्या करूं? मुझे अपनी जो परसेंटेज है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव करनी है। देन इन बोर्ड 2, अगर वो बोर्ड 2 एग्जाम दे रहा है बच्चा, तो इन दैट बोर्ड 2 एग्जाम ही और शी कैन ऑप्ट फॉर दैट सिंगल सब्जेक्ट टू बी एग्जामिनेड, ठीक है, टू फॉर टेकिंग द एग्जाम। ठीक है, अब क्या होगा? जैसे कि मान लीजिए बोर्ड एग्जाम 2 में वो बच्चा पहुंचा, बोर्ड एग्जाम 2 में उसने कहा कि मैम बाकी सारे जो मेरे एग्जाम्स हैं वो बहुत अच्छे गए हैं, मुझे सिर्फ जो एक ये वाला सब्जेक्ट है जिसमें मेरे 85 मार्क्स आए, सिर्फ मुझे इसका एग्जाम देना है। तो बोर्ड इज नाउ गिविंग द फैसिलिटी फॉर स्टूडेंट्स टू गिव ओनली 1 एग्जामिनेशन इन बोर्ड 2। ठीक है, ये आपका पहला कंडीशन हो गया कि बच्चे अगर बोर्ड 2 में जा रहा है, उसने बोर्ड 1 में ही बहुत अच्छा स्कोर कर लिया है, तो वो बोर्ड 2 में अगर वो चाहे तो अपना किसी एक सब्जेक्ट को इम्प्रूव करने के लिए या 2 सब्जेक्ट्स को इम्प्रूव करने के लिए वो डाल सकता है। ठीक है, ये दोनों एग्जाम्स कुल मिलाकर इन टोटल अगर हम बात करें तो पूरे के पूरे स्टूडेंट सेंटर्ड एग्जाम्स होंगे, बच्चे के ऊपर आधारित होंगे। बच्चे को अगर देखिए कंपलसरी आपका एक बोर्ड होगा, बोर्ड 1 देना। अगर बच्चे को लगता है कि उसने अच्छे से स्कोर नहीं किया है, देन ही और शी कैन गो फॉर बोर्ड 2 ऑल्सो। और बोर्ड 1 और 2 में से क्या किया जाएगा? जो आपके बेस्ट स्कोर्स होंगे उसका रिपोर्ट कार्ड में आपको मेंशन मिल जाएगा। तो ये होगा आपका, इस तरीके से बोर्ड एग्जाम्स होंगे और 2 बार इस तरीके से होंगे और इस पैटर्न को लगभग फॉलो करेंगे। तो ठीक है, ये हमने समझा। इसके अलावा अगर आपको कोई और भी
डाउट है, अगर आपको कुछ भी लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन मेरा हमेशा ओपन रहता है, तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर भी मुझे अपनी डाउट जो है वो बता सकते हैं। अदरवाइज़ एक मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, एक व्हाट्सएप ग्रुप भी चलता है, वहाँ पर भी आप मुझे पर्सनली चैट 1-on-1 में डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। ठीक है भाई, बात हो गई, इतनी हमने बात की। बोर्ड एग्जाम का भी आपको पैटर्न समझ में आ गया होगा। चलते हैं हमारे आज के 5th पॉइंट की ओर। 5th पॉइंट क्या कहता है, देखिए 5th पॉइंट हमारा क्या कहता है। ये हमारा आज का लास्ट जो पॉइंट है जिसके बारे में वीडियो बना रही हूँ, ये लास्ट पॉइंट होने वाला है। और उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ में आ गया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स और टीचर्स को शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए चलते हैं आज के हमारे लास्ट पॉइंट की ओर। लास्ट पॉइंट क्या कहता है भाई, नंबर ऑफ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स चेंज कर दिए गए हैं फॉर 9th, 10th, 11th एंड 12th। अभी तक आपने देखा होगा कि 9th, 10th के जो बच्चे हैं वो मैंडेटरी 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ठीक, और 11th, 12th के जो बच्चे हैं वो भी अगेन 5 सब्जेक्ट्स पढ़ते थे, ठीक है। ये तो हमें आज तक पता था, पर अब क्या चेंज हुआ है इसमें भाई, चेंज क्या हुआ है इसमें, तो चेंज आपका हुआ है यहाँ पर नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स का। तो 9th और 10th के लिए अब जो नंबर ऑफ मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए हैं 6, और जो 11th, 12th के लिए मैंडेटरी सब्जेक्ट्स हैं वो हो गए हैं आपके 7, ठीक है। इन दोनों में एक एक क्या जो है क्या इसमें क्या इंक्लूड किया गया है और इसमें क्या इंक्लूड किया गया है वो भी मैं आपको अभी बता देती हूँ। देखिए दोनों में ही एक चीज़ जो है वो इंक्लूड की गई है, दैट इज़ लैंग्वेजेस, ठीक है। सबसे ज़्यादा एनईपी ने किस पर फोकस किया है भाई, रीजनल लैंग्वेजेस, है ना। तो 9th, 10th में भी एक रीजनल लैंग्वेज आपको एक्स्ट्रा लेनी होगी। देन 11th, 12th में भी इस बार से आपको 2 लैंग्वेजेस दो एटलीस्ट ऑप्ट करनी ही करनी होगी। मतलब ये कि अभी तक आपके पास ऑप्शन होता था, जैसे कि हिंदी ले लिया अगर आपने तो हिंदी के साथ साथ आप आईटी ले सकते हैं, पीएचडी ले सकते हैं, पर अब आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको 2 लैंग्वेजेस जो है कंपलसरी कर दी गई हैं 11th और 12th के अंदर। तो ये आपके मैंडेटरी सब्जेक्ट्स का एक फॉर्मूला बन जाता है जो कि मैंने आज आपको एक्सप्लेन किया। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट कर देती हूँ, प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर करके जाइए अगर आपको मेरे चैनल के वीडियोस अच्छे लगे तो। और इसके बाद अगर आपको कोई और वीडियो अगर आप चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ सजेस्ट कीजिए, सो दैट मैं आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन लेकर भी जल्द से जल्द वीडियो बना सकूँ। चलिए मैं चलती हूँ, लेकर आती रहूँगी आपके लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड एंड राधे राधे जी।